गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने डियर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया था, जिसे हम लोग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे। तो हम लोगों ने माय डियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग को सीखा था, उन वेल्डिंग की कैटेगरी को और कौन सी वेल्डिंग किस मेटल के लिए इम्पॉर्टेंट थी उसको हम लोगों ने पढ़ा था। देन आफ्टर हम लोगों ने वेल्डिंग से रिलेटेड एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज का लेक्चर हम लोग माय डियर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मेटल कास्टिंग प्रोसेस, जिसे हम लोग कास्टिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट लेक्चर डियर हम लोगों ने 35 तक कंप्लीट कर लिया था, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 36 होगा। अब इस पे हम लोग डियर ये पढ़ेंगे कि हमारी कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, किस मेथड से बनाते हैं, कितने टाइप की कास्टिंग होती है, इस कास्टिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और साथ में इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देन आफ्टर लास्ट में हम लोग इससे भी रिलेटेड मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर हम लोग ये समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेटल कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है। देन आफ्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं मेटल कास्टिंग प्रोसेस की। तो इसे हिंदी में डियर हम लोग बोलते हैं ढलाई प्रक्रम। ढलाई प्रक्रम, ढलाई प्रक्रम, या इसे हम लोग ढलाई ताला भी बोलते हैं। ढलाई ताला भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि ये ढलाई साला होता क्या है। आप समझिए डियर कि अगर कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमारे पास सबसे पुराना और सबसे सस्ता प्रोसेस, सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे चीप प्रोसेस कास्टिंग प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं माय डियर कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है उस टाइप की एक खोखली आकृति बना लेते हैं। मान लीजिए एक हमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना था, तो हम क्या करेंगे डियर, हमने एक रेक्टेंगुलर हॉलो कैविटी ऐसी बना लेते हैं। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कैविटी बना लेते हैं। अब इस कैविटी के अंदर हम लोग मोल्टेन मेटल डालेंगे। जब यह मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इस कैविटी को हम लोग तोड़कर बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास डियर एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट इस तरीके से बन जाएगा। इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने यूजफुल फॉर्म में ले आएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए माय डियर जितना प्रोसेस हम लोग करते हैं उसी को हम लोग कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कास्टिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डियर देखिए जो अर्थ से निकलता है वो हमारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। अब इस रॉ मटेरियल को हम लोग डियर क्या करते हैं, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में तोड़ लेते हैं। देन आफ्टर इसे फर्नेस में ले जाकर मेल्ट करते हैं। अगर बड़े बड़े पीस फर्नेस में मेल्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वह मेल्ट करने में। तो हमें लिक्विडिफाई स्टेट में लाना है। लिक्विडिफाई स्टेट में लाने के लिए पहले उसे हम लोग पल्वराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्रैनुलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर उसे हम लोग फर्नेस में मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के बाद उसे हम लोग बोलते हैं मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल। अब इस मोल्टेन मेटल को, लिक्विड मोल्टेन मेटल को हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे ले जाते हैं माय डियर, देखिए यहाँ से हम लोग मेल्ट कर लिए। अब एक हमारे पास इक्विपमेंट होता है लैडल। इस तरीके से एक इक्विपमेंट होता है माय डियर लैडल, और यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है। अब इस लैडल से हम लोग इसमें मोल्टेन मेटल को लिए और लैडल को ले जाकर यहाँ पे पोर कर देते हैं, जिससे सॉलिडिफाई होकर एक प्रोजेक्ट हमारा बन जाता है, जिसे हम लोग कास्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है डियर कि जो हम लोग यहाँ पे मोल्ड कैविटी बनाए, सांचा जिसे हम लोग बोलते हैं, मोल्ड कैविटी, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांचा। अब इस सांचे को बनाने के लिए किस टाइप के मेटल की रिक्वायर्ड है, किस टाइप के मेटल की रिक्वायर्ड है, और क्या ये एक सांचे से हम लोग एक बार में एक ही कास्टिंग करेंगे, या एक बार कास्टिंग किए वर्कपीस बाहर निकालिए, फिर दोबारा कास्टिंग किए
फिर बाहर निकाल लिए। तो इसका मतलब इस सांचे को हम लोग केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं या इस सांचे को कई बार यूज करते हैं। अगर माय डियर इस सांचे को एक बार ही यूज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल कास्टिंग के लिए टेम्पोरेरी मोल्ड। अगर इस सांचे को हम लोग बार बार यूज करें अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मल्टीपल बनाने के लिए तो उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट मोल्ड। तो ये हमारा होता है माय डियर मोल्ड यानी कि सांचा। उसके अंदर जो कैविटी बनाते हैं वो कैविटी कैसे बनाते हैं डियर, जिस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है उस ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट पार्ट बनाते हैं। अब यह डुप्लीकेट पार्ट डियर ये वुड का भी बना सकते हैं, मेटल का भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स प्लास्टिक के भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं या एटसेट्रा और अदर मेटल के भी बनाते हैं। अब ये जो डुप्लीकेट पार्ट बनाते हैं माय डियर, जिस शेप की प्रोडक्ट बनाना हो उसी शेप का एक डुप्लीकेट पार्ट बनाते हैं। उस डुप्लीकेट पार्ट को बोलते हैं रेप्लिका। रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट होता है, रेप्लिका ऑफ पैटर्न या उसे केवल और केवल हम लोग पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके आपने देखा कि मोल्ड कैविटी यानी खोखली आकृति जनरेट करने के लिए पहले एक हमें डुप्लीकेट पैटर्न चाहिए। उस डुप्लीकेट पैटर्न को इसके अंदर रखेंगे, चारों तरफ सैंड अगर भरना होगा, मान लो अगर हमें ये इस तरीके से एक हमने देखो एक हमारे पास होता है ये नीचे खोखला बॉक्स हो गया, एक ऊपर हमारे पास हो गया खोखला बॉक्स। अब इन दोनों खोखले बॉक्स में इस खोखले बॉक्स में हमने यहाँ तक मान लो सैंड रख दिया, सैंड भर दिया। इस सैंड भरने के बाद इस बॉक्स में हमने क्या किया कि एक पैटर्न रख दिया। अब ये हम 2D में दिखा रहे हैं, 3D में पैटर्न कैसा लेंगे, ऐसा बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पर हमने रख दिया। अब यहाँ पर रखने के बाद फिर से हम लोग सैंड की फिलिंग करना शुरू कर देंगे, चारों तरफ सैंड की हम लोग डियर फिलिंग कर देंगे। ये पूरा का पूरा सैंड से फिल कर देंगे, फिल करके सैंड की रैमरिंग कर देंगे, ये इसके ऊपर इसको रख देंगे, इसको पूरा रख देंगे। फिर इसकी फिलिंग करने के बाद देखो ये पूरा एक पार्ट ऐसे अलग है, यहाँ से अलग है। जब सैंड की रैमरिंग कर देंगे तो इस ऊपर वाले पार्ट को बाहर इतना रैमरिंग कर देते हैं कि सैंड चारों तरफ इसके क्या हो जाती है, एक सॉलिड स्टेट में आ जाती है। फिर ऊपर वाले पार्ट को अलग कर देते हैं डियर, तो ऊपर वाला पार्ट कुछ इस शेप में बन जाता है। क्योंकि ये इतना शेप यहाँ पे क्या होता है, ये तो हमारा था सॉलिड पीस, इसे हम लोग डुप्लीकेट पार्ट बोलते थे। ये हमारा होता था पैटर्न और इस पैटर्न में चारों तरफ हमने क्या भरा था, सैंड। अब पैटर्न तो हमने बाहर निकाल लिया, ऊपर वाला पार्ट इस शेप में हो गया। फिर इस पैटर्न को भी बाहर निकाल लेंगे तो नीचे वाला पार्ट भी आपका किस शेप में हो गया, वो आपका हो गया कुछ इस शेप में नीचे वाला पार्ट हो गया। अब आपने देखा कि ये पैटर्न यहाँ से निकल गया। अब ये चारों तरफ ये सैंड की दीवारें बनी हुई हैं। ये माय डियर किसकी बनी हुई है, सैंड की दीवार बनी हुई है और इसमें एक खोखली आकृति हमारे पास जनरेट हो गई, खोखली आकृति जनरेट हो गई। अब इस खोखली आकृति को हम लोग बोलते हैं हॉलो कैविटी, हॉलो कैविटी। अब इस हॉलो कैविटी में अगर हम लोग मोल्टेन मेटल इधर से फिल कर दें, पूरा भर जाए, भरने के बाद जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इस हॉलो कैविटी इस मोल्ड को तोड़ देंगे। ये वुड का बना हुआ सैंड का बना है, तो इस सैंड को तोड़ देंगे तो हमारा ये वर्कपीस बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये हो गया हमारा कास्टिंग प्रोसेस। लेकिन इसमें आपने देखा कि हमें ये जो हमने बनाया था इसे बोलते हैं मोल्ड। मोल्ड मतलब सांचा। इसके अंदर जो हमने कैविटी बनाई इसे बोलते हैं मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी। और इस तरीके से इस मोल्ड को तोड़कर हमने कास्टिंग को निकाला तो ये हमारी क्या होगी, एक टेम्पोरेरी मोल्ड होगा। एक कास्टिंग बनाने के लिए एक मोल्ड को एक ही बार यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे हमें कोई प्लास्टिक की कास्टिंग करनी थी तो हम इसे मेटल का सांचा बना दें, परमानेंट मेटल का सांचा बना दें,
उस मेटल के सांचे में बार बार हमने क्या किया, मेटल को डाले, मटेरियल को डालेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, बाहर ले जाएंगे। जैसे आप लोग क्या मिठाई वगैरह बनाते हो, तो मिठाई वगैरह जिस बर्तन में आप लोग बार बार मेल्ट करके बार बार सांचे में ढाल के आप बनाते हो, तो वो आपका जो मोल्ड है वो परमानेंट मोल्ड होता है। तो इस तरीके से मोल्डिंग आपका जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक टेम्परेरी मोल्ड और एक परमानेंट मोल्ड। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू मोल्ड माय डियर कास्टिंग की डिफिनेशन दें, तो कास्टिंग सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेस होता है। अभी कास्टिंग की डिफिनेशन में हम लोग देंगे, तो कास्टिंग हमारा सबसे, ये तो हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जनरल। अगर कास्टिंग के हम लोग कास्टिंग प्रोसेस की बात करेंगे माय डियर, तो कास्टिंग प्रोसेस आपका दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग और दूसरा मल्टीपल यूज मोल्ड कास्टिंग। एक्सपेंडेबल का मतलब कास्टिंग होने के बाद उस मोल्ड को ब्रेक कर दिया जाएगा और वर्कपीस को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो उस मोल्ड को एक ही बार यूज करेंगे, सांचे को एक ही बार यूज करेंगे, उसे बोलते हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। जैसे इसके एग्जांपल हैं सैंड कास्टिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मल्टीपल यूज के लिए हमारा क्या होता है, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, जो हम परमानेंट डाई बना देंगे, उस पे बार बार मेटल को मेल्ट करेंगे और निकालेंगे। तो ये हमारा होता है परमानेंट डाई कास्टिंग, कॉमा ग्रेविटी डाई कास्टिंग, कॉमा प्रेशर डाई कास्टिंग, कॉमा स्लश कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इन सब को भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में कि ये सारी कास्टिंग क्या क्या होती है, किस टाइप से की जाती है। लेकिन अभी केवल हम जनरल इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको तो ये समझ में आ गया कि किसी ऑब्जेक्ट को बनाना हो तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन कास्टिंग बात करें, एलिमेंट रिक्वायर्ड इन कास्टिंग की बात करेंगे, तो कास्टिंग में सबसे पहले माय डियर देखो, ये जो हमने पार्ट बनाया था, इस अपर पार्ट को हम लोग बोलते थे कोप, इस लोअर पार्ट को हम लोग बोलते थे ड्रैग। लेकिन अगर इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कोप और ड्रैग से इसकी हमारा ऑब्जेक्ट फुलफिल ना हो पाए, तो उस समय हम लोग इसे करते हैं। देखो अपर पार्ट हमने बना दिया कोप और बीच में हमने एक और बॉक्स लगा दिया। और ज़्यादा हाइट अचीव करनी थी तो बीच में और ज़्यादा बॉक्स लगा दिए, देन लोअर बॉक्स लगा दिए। इस केस में माय डियर हमेशा अपर पार्ट को कोप बोलेंगे, ये ध्यान रखना, और हमेशा लोअर पार्ट को ड्रैग बोलेंगे, ये भी ध्यान रखना। और बीच में जितने भी बॉक्स लगे रहेंगे, सारे इंटरमीडिएट बॉक्स को हम लोग चीक बोलते हैं, चीक, CHEEK। अब देखो हर बॉक्स के बीच में एक लाइन आपको दिखाई दे रही है। जब दो बॉक्स आपस में कांटेक्ट में रखे जाएंगे तो इन लाइन को हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन। ये सभी लाइन हमारी होती हैं पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन। अब इसके बाद डियर देखिए, ये तो हमारा प्रोसेस हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सांचा बनाते हैं सैंड को डालकर। तो पहले हमारे पास रिक्वायर्ड एलिमेंट के रूप में क्या क्या हो गया, चलिए इसे डिलीट करते हैं, इतना रिमूव करते हैं, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे थे, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स इन कास्टिंग। तो रिक्वायर्ड एलिमेंट में पहला हमारे पास माय डियर कास्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोप एंड ड्रैग होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं मोल्डिंग फ्लास्क, जिसे हम लोग बोलते हैं मोल्डिंग फ्लास्क। अब इस मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर जो भी हमें हॉलो कैविटी जनरेट करनी है, यानी कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है उसी टाइप की हॉलो कैविटी क्रिएट करनी होगी। उस हॉलो कैविटी को क्रिएट करने के लिए जो एक एलिमेंट यूज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं, देखिए सबसे पहले आपका हो गया मोल्डिंग फ्लास्क, मोल्डिंग फ्लास्क, इसे हम लोग कोप एंड ड्रैग भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद एक हमारे पास माय डियर यूज किया जाता है पैटर्न। ये पैटर्न आपका क्या होता है, एक डुप्लीकेट पार्ट होता है। जिस भी मटेरियल को बनाना होता है उस मटेरियल के शेप एंड साइज का या डिफरेंट मटेरियल का होता है,
वो एक डुप्लीकेट पार्ट होता है। अब इस पैटर्न के बाद थर्ड हमारे पास क्या होता है माय डियर, थर्ड हमारे पास इससे एक सांचा जो बनाते हैं मोल्डिंग बॉक्स, मोल्डिंग बॉक्स। अब इस मोल्डिंग बॉक्स को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कास्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे पास होंगे कास्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, कास्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं डियर, कास्टिंग टूल एंड इक्विपमेंट के बाद हम लोग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन मोल्टेन मेटल को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद कास्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मोल्टेन मेटल उसमें जब हम लोग पोर कर रहे हैं तो पोरिन, हमारे लिए पोरिन बेसिन भी चाहिए होता है। पोरिन बेसिन, पोरिन बेसिन एंड लैडल। लैडल का हमारा काम क्या होता है, मोल्टेन मेटल को फर्नेस से पोरिन बेसिन तक लाना, फिर पोरिन बेसिन में उड़ेल देना। और लास्ट में एक चीज समझो, मोल्टेन मेटल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को, देखो फर्नेस हमारी होती है जैसे क्यूपोला फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, पिट फर्नेस, तो ये सारी फर्नेस हमारी होती हैं। लेकिन फर्नेस की स्टडी इसमें हम लोग नहीं करेंगे, वो अलग पार्ट हम लोग इसको रखेंगे। तो ये हमारी फर्नेस भी यूज की जाती हैं, लेकिन इसे हम लोग इधर नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ रिक्वायर्ड एलिमेंट होते हैं कास्टिंग के लिए। अब बेसिक थोड़ा सा हम एक फिनोमिना समझते हैं माय डियर, कि अगर हमें कास्टिंग करनी है तो इतना तो हम समझ गए कि हमें एक हॉलो कैविटी बनाने के लिए, देखो सबसे पहले मान कर चलो कि एक हमें ऐसा, सपोज करो कि एक हमें इस तरीके का ऑब्जेक्ट चाहिए था, एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट चाहिए थी। अब इस सिलेंड्रिकल शाफ्ट में देखो ये सिलेंड्रिकल शाफ्ट हो गई, लेकिन इस सिलेंड्रिकल शाफ्ट में हमें यहाँ तक एक होल भी चाहिए था। अब इसे हमें बनाना है। अब एक चीज समझो डियर, जब इसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया कोप, नहीं नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्रैग, ये हो गया ड्रैग। अब इस ड्रैग में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सैंड की फिलिंग करेंगे। सपोज करो कि पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सॉलिड, पहले एक सिलेंड्रिकल सॉलिड हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम हमारे पास क्या होगा, पैटर्न। अब इस पैटर्न को हम लोग लकड़ी का भी बना सकते हैं, मेटल का भी बना सकते हैं, तो ये हमारे हो गए। अब इस पैटर्न को इसके अंदर रखेंगे और रैमरिंग करेंगे। ये हॉलो कैविटी तो हमें बनानी थी, लेकिन जब इस पैटर्न को रखेंगे और साथ में सैंड की रैमरिंग करेंगे, फिर इसको रिमूव करने के बाद, इसको रिमूव होने के बाद हमारे पास इस तरीके से एक सांचा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से एक सांचा तैयार हो जाएगा और उस सांचे में, अब इस हॉलो कैविटी में जब भी हम मोल्टेन मेटल डालेंगे तो यहाँ सिलेंड्रिकल कैविटी तैयार हुई थी, तो सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में हमें एक हॉलो कैविटी भी प्रोड्यूस करानी थी। अब ये हॉलो कैविटी प्रोड्यूस कराने के लिए हमें इसमें एक इसी के साइज का एक सॉलिड पार्ट रखना होगा इसके सेंटर में। अगर कैविटी सेंटर में प्रोड्यूस करानी है, देखो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे कैविटी प्रोड्यूस करानी है, तो यहाँ पर एक सॉलिड पार्ट रखना होगा माय डियर, हॉलो कैविटी इसको बनाने के लिए। क्योंकि अब इसमें मोल्टेन मेटल डालेंगे तो मोल्टेन मेटल पूरा चारों तरफ यहाँ फिल होगा और सॉलिडिफाई होने पर ये, इसे जब हम लोग रिमूव कर देंगे तो उसमें एक इस तरीके की हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो किसी भी सॉलिड कास्टिंग में माय डियर हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए इस जो ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोर, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। और जनरली कोर हम लोग डियर किसका बनाते हैं, कोर सैंड का बनाते हैं, कोर सैंड का बनाते हैं। इसी का एक दूसरा नाम होता है ऑयल सैंड। नेक्स्ट हम लोग लेक्चरों में ये सब देखेंगे कि ऑयल सैंड या कोर सैंड में किन किन इंग्रेडिएंट्स की कितनी क्वांटिटी मिलाई जाती है, वो अलग लेक्चर होंगे। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन समझिए कि सॉलिड कास्टिंग में हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए हम लोग कोर सैंड का यूज करते हैं।
अब यहाँ सैंड हो गई, जब पूरा मटेरियल सॉलिड यहाँ जम गया तो सैंड को तोड़कर बाहर निकाल देंगे, एक खोखली आकृति मिल जाएगी। अच्छा, अब आपने देखा कि ये कोर यहाँ पे टिकेगी कैसे। इस कोर को टिकाने के लिए देखो हमारे पास दो टर्म यूज हो सकते हैं। देखो सपोज करो ये हमारे पास एक खोखली पार्ट है, अब इसके देखो ये चारों तरफ इसके सैंड भरा हुआ है, ये चारों तरफ इसके सैंड भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो डियर हमने ये कोर बनाई थी, ये जो कोर हमने बनाई थी, इस कोर को जब इस पे हमें रखना था तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमने खोखली थोड़ा सा हम इसमें ही एक हॉलो कैविटी क्रिएट कर देंगे। अब इस कोर को इसके अंदर हमने फिट कर दिया, तो हो सकता है वह कोर इससे ही सपोर्ट हो जाए, इससे ही सपोर्ट हो जाए। लेकिन अगर यह कोर हमारी यहाँ नीचे की ओर बेंड हो सकती है, या मोल्टन मेटल डालने पर मेटल इसे बॉयंसी फोर्स से ऊपर ढकेल सकता है। दोनों केस में डियर क्या होगा, देखो या तो मोल्टन मेटल इसे ऊपर की ओर धकेलेगा या ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स या नीचे की ओर आएगा। तो इसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक और एलिमेंट ऐसा यूज कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर भी, और अगर ज़्यादा विड्थ इसकी है ऐसा यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो माय डियर, ये हमने यूज कर लिया, और ज़्यादा विड्थ है तो और भी ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्लॉट बना दिया था, तो ये कोर हो गई। अब ये कोर को सपोर्ट करने के लिए जो हम लोग इसमें, ये हमारा क्या था, मोल्ड कैविटी था, मोल्ड कैविटी में जो हम लोग स्लॉट काट देते हैं ताकि कोर उसमें जाकर फिक्स हो जाए, उस स्लॉट को माय डियर हम लोग बोलते हैं कोर प्रिंट। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट यहीं से पुटअप किए जाते हैं। उसे बोलते हैं कोर प्रिंट। देखो कोर प्रिंट का यूज होता है कोर को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कोर प्रिंट तभी कहलाएगी जब उस हॉलो कैविटी में ही एक होल बन जाए और उसी में कोर जाकर फिट हो जाए, उसे बोलते हैं कोर प्रिंट। कोई भी मोल्टेन मेटल माय डियर इस कोर प्रिंट में नहीं जाकर भर सकता, क्योंकि मेटल यहीं तक आकर रुक जाएगा। तो कोर प्रिंट में मोल्टेन मेटल नहीं जाता है। अब दूसरी बात, यहाँ पे हमें कोर को सपोर्ट करने के लिए ये सारे वर्टिकल एलिमेंट्स हम लोग लगाए थे, तो इसका नाम माय डियर होता है, इसका नेम हमारा होता है चैपलेट। चैपलेट। अब चैपलेट क्या होता है, यह भी कोर को सपोर्ट करता है, कोर को सपोर्ट करता है। तो आपने नाम ऐसे कैसे अलग रख दिया, नाम इसलिए अलग रख दिया माय डियर क्योंकि चैपलेट हमारा जिस मोल्टन मेटल को यहाँ पे फिल करना है, अब देखो अगर ये चैपलेट मेटल का है तो ये क्या होगा, मोल्टन मेटल जाएगा तो ये भी तो अपना स्पेस बनाएगा सॉलिडिफाई होने के बाद, और अगर वह मोल्टन मेटल में सॉलिडिफाई हो गया तो वहां पे क्या होगा, मिसमैच रहेगा, अंदर एक अलग गुटका पड़ा रहेगा, उसके चारों तरफ कास्टिंग रहेगी, तो उससे कास्टिंग हमारी स्ट्रेंथ वीक मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि इसको भी मेल्ट कर दें। तो हमेशा देखो ये जो चैपलेट होता है ये हमारा सेम एज ए बेस मेटल, सेम एज ए बेस मेटल रखा जाता है, बेस मेटल का ही बनाया जाता है। लेकिन यह बेस मेटल या उस बेस मेटल से कुछ मिलते जुलते मेटेलिक प्रॉपर्टीज का बनाया जाता है, और सिमिलर प्रॉपर्टीज एज बेस मेटल। तो ये हमारा होता है, क्या होता है, चैपलेट होता है। अब इसको देखो माय डियर, जैसे सपोज करो कि हमें स्टील यहाँ पे फुल करना था, हमें स्टील फिल करना था। स्टील का मान लो मेल्टिंग टेम्परेचर 1539 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस चैपलेट का मेल्टिंग टेम्परेचर ऐसा रखेंगे कि 1539 से बिलो हो, ताकि यह मोल्टन मेटल जाए और अपने एनर्जी की वजह से, अपने हीट से इन दोनों को, इन चारों को मेल्ट करके अपने आप में एक होमोजीनियस मिक्सचर बना ले और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन एक प्रॉपर वर्कपीस मिल जाए। तो हमेशा ध्यान देना कि इन चैपलेट का मेल्टिंग टेम्परेचर बिलो होता है बेस मेटल से, है ना, एंड मेल्टिंग टेम्परेचर बिलो
अच्छा बिलो भी होता है, अगर इस मोल्टन मेटल के इक्वल भी रहेगा तो ये इतनी हाई क्वांटिटी हाई वॉल्यूम में जाते हैं कि धीरे धीरे इनको मेल्ट करके अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम मेल्टिंग टेम्परेचर से बिलो रहें और इक्वल भी रखते हैं, और इक्वल एज ए बेस मेटल। अब यहां से आपको माय डियर कोर प्रिंट और चैपलेट में अंतर समझ में आ गया हो। कोर प्रिंट क्या होती है, जो हॉलो कैविटी बनाते हैं, कोर जाकर वहां फिट हो जाए। अगर सपोज करो कोर पूरी यहां पे सपोर्ट करनी थी, पूरी की पूरी पूरा सिलेंडर में हॉलो कैविटी बनानी थी, मान लो ये वर्कपीस हो जाए, अब इसमें पूरा का पूरा होल बनाना था तो पूरी इतनी बड़ी कोर प्रिंट का कोर का यूज करेंगे। अब ये कोर हमारी यहाँ पे आएगी तो ये हम क्या करेंगे डियर, देखो इधर भी इसको सपोर्ट काट देंगे, इधर भी सपोर्ट काट देंगे, कोर की साइज थोड़ा बड़ा बनाएंगे, कोर यहाँ पर भी फिट हो जाएगी और यहाँ पर भी फिट हो जाएगी, तो दोनों जगह फिट हो गई और बीच में हमने ये सपोर्ट दे दिया, ये सपोर्ट दे दिया, ये सपोर्ट दे दिया और ये सपोर्ट दे दिया माय डियर। तो ये सारे वर्टिकल सपोर्ट जो हमारे दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कहलाते हैं चैपलेट, और ये जो हम स्लॉट बनाए हुए हैं ये कहलाते हैं कोर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब एक जनरल कास्टिंग आपको समझाते हैं। ये सारे देखो कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कठिन से कठिन संरचनात्मक शेप को आसानी से कास्ट कर लिया जाता है एक ही बार में। यह इसका सबसे मतलब बेटर एग्जाम्पल होता है, सबसे अच्छा एडवांटेज होता है, लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। लिक्विड मटेरियल में एयर बबल्स वगैरह शामिल होते हैं, तो सॉलिडिफिकेशन के बाद वहाँ कैविटी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में लिक्विड मेटल में कोई भी हमारी इम्प्योरिटी जाकर आसानी से मिल सकती है, तो वह घुल जाएगी, सॉलिडिफाई होकर उसके अंदर बैठ जाएगी, तो मेटल की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है। तो ये सब डिफेक्ट भी हैं, लेकिन उसके लिए माय डियर पहले हम आपको एक जनरल कास्टिंग डायग्राम से समझाते हैं कि कास्टिंग हम लोग करते कैसे हैं और किन किन टर्म का यूज इसमें करते हैं। आइए यहाँ पे एक सिंपल से डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में माय डियर आप ये देखिए कि यहाँ पर एक हमारे पास मोल्टेन मेटल है, सॉरी मोल्ड कैविटी है। यहाँ पर ये हमारे पास देखिए ये है मोल्ड कैविटी। इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमें बनाना था, ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमें बनाना था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में डियर इतना इंटरनल स्लॉट काटना था। अब आपने देखा ये हमारे पास हॉलो कैविटी है, इसे हम बोलते हैं कास्ट मेटल कैविटी या हॉलो कैविटी। अब इस हॉलो कैविटी में हमें जब मोल्टन मेटल भरेंगे तो वहां पे हमें सॉलिड मिल जाएगा। और ये मैंने बताया है कि हॉलो कैविटी बनाने के लिए हम लोग पैटर्न का यूज करेंगे, तो पैटर्न अभी आप अलग रख लीजिए। जैसे मान के चलिए कि हॉलो कैविटी हमारी बन गई, जब हम लोग सेम उसी तरीके का एक लोकल पैटर्न रखेंगे, सैंड की रैमरिंग करेंगे, फिर उसे बाहर निकाल देंगे, फिर ऊपर देखो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे कोप एंड नीचे वाले पार्ट को ड्रैग। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 50% ये हो गया, 50% ये। जरूरी नहीं कि 50-50% ही हो, वो कम ज़्यादा भी होगा और बीच में कई सारे बॉक्स यूज होंगे तो उसे हम लोग चीक बोलें। तो ये हो गया, लेकिन हमेशा अपर पार्ट को कोप बोलते हैं, लोअर पार्ट को ड्रैग बोलते हैं। अब देखो इस पार्टिंग में हमें, इस कास्टिंग में हमें एक हॉलो साइज भी क्रिएट करना था, हॉलो शेप भी क्रिएट करना था, तो हम यहाँ पे बीच में क्या लगा देंगे माय डियर, बीच में ये जो हमने हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है डियर, इस ऑब्जेक्ट का नाम अब आपको पता चल गया होगा, इसे हम लोग बोलते हैं कोर। और किसकी बनाते हैं, सैंड की बनाते हैं। किस सैंड की बनाएंगे, कोर सैंड की बनाएंगे या ऑयल सैंड की। अब आपने देखा कि इस पे कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सपोर्ट नहीं दिख रहा, ये वाला सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें चैपलेट नहीं यूज किया गया है, चैपलेट यूज नहीं किया गया। इस कोर को सीधे इसमें देखो सैंड में ही स्लॉट काट दिया गया और इसी में आके फिक्स करा दिया गया है। इसका मतलब इस कोर को सपोर्ट करने के लिए यहां पर ये जो सपोर्ट मिल रहा है इसे माय डियर, ये है कोर प्रिंट, कोर प्रिंट। तो इस तरीके से कोर प्रिंट हो गया। चलो ये तो हो गया यहां तक का पार्ट हमारा। अब इसके बाद देखिए यहां मोल्टेन मेटल को हमें फिल करने के लिए, अभी आप इसको छोड़ दो, मोल्टेन मेटल इसमें डालने के लिए
हम एक हॉरिजेंटल पैसेज यूज करते हैं और उसके बाद एक टेपर वर्टिकल पैसेज यूज करते हैं डियर। ये टेपर एयर पैसेज हम लोग इसलिए यूज करते हैं, अभी इसका भी मतलब बताएंगे। और साथ में यहाँ पे पोरिन बेसिन होता है। इस पोरिन बेसिन में मोल्टन मेटल को डालने के लिए एक हमारे पास इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, में हैंडल लगा होता है। इसे हम लोग बोलते हैं डियर, इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारे पास होता है लैडर। लैडर का काम होता है मोल्टन मेटल को कहां से, फर्नेस से लाकर इस वर्टिकल, देखो ये वर्टिकल क्या होता है, जैसे आप गेहूं पीसने की मशीन आप देखो तो एक साथ गेहूं को ऊपर बॉक्स में डाल दिया जाता है, नीचे पैसेज दे दिया जाता है, वह धीरे धीरे लगातार फीड देता रहता है। तो कांस्टेंट फीडिंग देने के लिए ऊपर हम लोग बॉक्स बना लेते हैं और सारा गेहूं उसमें डाल देते हैं। अगर ऐसा ना करें, बार बार हम थोड़ा थोड़ा गेहूं डालते रहें उस पैसेज में, तो जब हमारे हाथ की स्पीड कम या ज़्यादा होगी तो वहां पर गेहूं की फीडिंग कम जाएगी, जिससे वह पत्थर आपस में ग्राइंडर लड़ेंगे और वहां पे ग्राइंडर ही घिसना शुरू हो जाएंगे, तो ये कमी आएगी। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैडल से मोल्टन मेटल, यहाँ पे एक होता है, इसे बोलते हैं पोरिन कप या इसे बोलते हैं पोरिन बेसिन। पोरिन बेसिन, इस पोरिन बेसिन में मोल्टन मेटल को यहां से कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद एक टेपर वर्टिकल पैसेज देते हैं। इस टेपर वर्टिकल पैसेज को माय डियर हम लोग बोलते हैं स्क्रू। स्क्रू एक हमारा वर्टिकल पैसेज होता है। इसे हम लोग चाहे तो देखो, स्क्रू को हम लोग चाहे तो ये हमारा हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं आपका पोरिन बेसिन। चाहे तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने कैसा यूज किया, हमने ऐसा टेपर यूज किया। टेपर इसलिए यूज किया क्योंकि माय डियर ये देखो, जब ऊपर से, अच्छा एक टेपर आप सोचो कि ऐसा भी तो हम यूज कर सकते थे। आपके दिमाग में आएगा सर एक टेपर हम लोग इस तरीके से भी तो यूज कर सकते थे, इस तरीके से भी तो यूज कर सकते थे, ऐसा भी यूज कर सकते थे। लेकिन इस केस में और इस केस में जब ये मोल्टन मेटल अंदर जाएगा तो वहां पर बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करने लगेगा, जिसे हम बोलते हैं एयर एस्पायरेशन। आगे के लेक्चर्स में हम ये भी आपको समझाएंगे कि एयर एस्पायरेशन क्या होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम केवल ये बताएंगे कि अगर ये वर्टिकल पैसेज, जिसे हम लोग बोलेंगे स्क्रू, अगर इस वर्टिकल पैसेज का शेप ऐसा रखते या ऐसा रखते, ये ऐसा रखते, तो यहाँ पे दोनों में क्या जनरेट होता, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। अब इस एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को एवॉइड करने के लिए माय डियर, एवॉइड करने के लिए हम लोग इस तरीके का टेपर स्क्रू बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्टिकल पैसेज को हम लोग स्क्रू बोलते हैं। अब उस स्क्रू से माय डियर हॉरिजॉन्टल पैसेज में हमारा मोल्टन मेटल फ्लो करता है, फिर उस हॉरिजॉन्टल पैसेज से वो हमारा होता हुआ मोल्ड कैविटी में इंटर करता है। जहां से इंटर करता है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं गेट। जहां से हॉरिजॉन्टल पैसेज से, जहां से मोल्टन मेटल में मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल इंटर करता है, उसे बोलते हैं गेट। और हॉरिजॉन्टल पैसेज को माय डियर हम लोग बोलते हैं रनर। वर्टिकल पैसेज को स्क्रू बोलते हैं। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रनर इन कास्टिंग, या व्हाट इज स्क्रू इन कास्टिंग, या व्हाट इज गेट इन कास्टिंग। डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, वर्टिकल पैसेज को स्क्रू, हॉरिजॉन्टल पैसेज को रनर, और रनर के जस्ट बाद गेट लगा होता है, फिर गेट से मोल्टन मेटल इंटर करता है। अब चलो मान लो मोल्टन मेटल इसमें इंटर कर गया। अब इंटर करने के बाद इन सब चीज़ों को हम लोग हटाते हैं। इंटर करने के बाद ये लगातार फिल होता गया, फिल होता गया, और ये पूरा मानकर चलो कि यहाँ तक फिल हो गया। अब इसे अगर मान लो अभी हमने नहीं लगाया है, इस ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया है, तो जब यहाँ फिल हो गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद जब ये पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये मेटल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सॉलिडिफाई होगा, और इसे काट देंगे। काट के फिर ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ आप समझो माय डियर, ये जो मोल्टन मेटल है ये अभी लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अब इस लिक्विड स्टेट के
मोल्टेन मेटल को जब सॉलिड में जाएगा तो सॉलिड में जाने पर मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज करता है और टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम डिक्रीज करता है। सिमिलर सॉलिड में भी हमने देखा है कि गर्मी में रेलवे की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब धूप की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसीलिए वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो हम ये चीज़ जानते हैं डियर कि लिक्विड हो या सॉलिड हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम इंक्रीज करता है और घटने पर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड मोल्टेन मेटल आया, अब जब ये सॉलिडिफाई होगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा, इसका मतलब इसका साइज छोटा होगा, इसका मतलब यह श्रिंक करेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमें बना दिया था, तो जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा तो सॉलिडिफाई होते समय इसमें क्या होगा माय डियर, श्रिंकेज होगा। अब श्रिंकेज आपने देखा हुआ है कि श्रिंकेज आपका कितने टाइप का होगा। तो पहला तो यह लिक्विड से सॉलिडिफाई होते होते फेस चेंज करना शुरू करेगा और सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। फिर जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो सॉलिड आपका ठंडा होते होते और थोड़ा श्रिंक करेगा। तो तीनों स्टेट में श्रिंकेज मिलेगा। तो श्रिंकेज हमारा माय डियर कहाँ कहाँ मिलता है, पहला श्रिंकेज मिलता है आपको लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज, और दूसरा श्रिंकेज आपको मिलता है फेज चेंज श्रिंकेज, अभी आगे इसको हम लोग और पढ़ेंगे। और थर्ड आपको मिलता है सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज। तो अब इन तीनों में अगर एक ग्राफ से हम लोग देखें माय डियर, ये हम मान लेते हैं टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर का ग्राफ, इधर हम मान लेते हैं श्रिंकेज। अब यहाँ पे देखो लिक्विड जब बहुत ज़्यादा तेजी से श्रिंक करता है, तो अगर हम टेम्परेचर घटाएं तो लिक्विड ऐसा श्रिंकेज करता है। फिर उसके बाद अब यहाँ से देखो थोड़ा सा और टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ से हम फेज चेंज की बात करेंगे तो फेज चेंज बहुत कम श्रिंकेज होता है। फिर थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप करें, फिर ये सॉलिड में अगर आ जाए तो अब उसके बाद यहाँ पे श्रिंकेज, जब सॉलिड एक एम्बिएंट टेम्परेचर पर आ जाता है तो उसके नीचे वह श्रिंकेज नहीं लेगा। तो अब एक चीज़ हमेशा ध्यान देना माय डियर कि सबसे ज़्यादा श्रिंकेज हमारा किस में होगा, लिक्विड में होता है। लिक्विड के बाद जो श्रिंकेज हमारा होता है, मान लो इसे हम लिक्विड की बात करें और इसे हम फेस चेंज की बात करें और इसे हम सॉलिड की बात करें, तो हमेशा ध्यान देना माय डियर कि सबसे ज़्यादा जो श्रिंकेज होगा, चलो इस डायग्राम को हटा के फिर आगे के लेक्चर में भी इनको हम लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, ये श्रिंकेज अगर आपसे पूछा जाए तो श्रिंकेज का मतलब मेटल सिकुड़ता है, अपने वॉल्यूम को कम करता है, अपने वॉल्यूम को कम करेगा। तो हमेशा ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है गेट में भी, ईएस में भी और जे में भी। लिक्विड श्रिंकेज इज ग्रेटर देन सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज इज ग्रेटर देन फेस चेंज श्रिंकेज। अब आपको ये पता होना चाहिए डियर कि अब हमने इस साइज का ऑब्जेक्ट बनाना था, अब यहाँ से सब कुछ हमने रोक दिया है, तो जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा तो श्रिंक करेगा, और जब श्रिंक करेगा तो इसका साइज जिस साइज का हमें चाहिए था उससे छोटा ऑब्जेक्ट बनने लगेगा, तो हमारे लिए कास्टिंग बेकार है। अब यहाँ पे देखो दो श्रिंकेज हमें कहाँ मिल रहे हैं, एक लिक्विड स्टेट का मिल रहा है, एक फेज चेंज स्टेट का मिल रहा है। फेज चेंज भी लिक्विड स्टेट में ही होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। अच्छा मान लो लिक्विड में श्रिंकेज होना शुरू हो तो हम लिक्विड को और उसमें ऐड करते जाएं जब तक श्रिंकेज हो, तो और फेज चेंज में भी जब श्रिंकेज हो तो उसमें भी लिक्विड को ऐड करते जाएं। तो उस समय डियर हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि लिक्विड श्रिंकेज और फेज चेंज श्रिंकेज को हम लोग और ज़्यादा मोल्टेन मेटल को लगातार फीड करके अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मटेरियल सॉलिड में चला गया और सॉलिड में जब वह श्रिंकेज करने लगे
तो उसमें हम लिक्विड मेटल और ऐड करेंगे तो उस पर एक लेयर बनने लगेगी जो एकदम बेकार है। तो सॉलिड का जब श्रिंकेज होगा तो हमें ये प्रॉपर्टीज पता करनी पड़ती है कि कौन सा मेटल कितना mm श्रिंक करता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं माय डियर, ऐसे देखिए, इसे हटा देते हैं। जैसे मान लो ये वर्कपीस था, अब ये श्रिंक होकर इतना हो जाए, बनाना हमें इस साइज का था, तो हम ये देख रहे हैं कि ये लगभग 1 mm श्रिंक कर रहा है। तो ऑलरेडी ये जो हम मोल्ड कैविटी बनाए हैं, इस मोल्ड कैविटी का साइज हम लोग ऑलरेडी 1 mm बड़ा बना देंगे। मोल्ड कैविटी हम लोग इस साइज का बना देंगे, मोल्ड कैविटी हम लोग डियर इस साइज का बना देंगे। तो अब ये मटेरियल क्या होगा, ये जब सॉलिड में आकर श्रिंक होगा तो इस साइज का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, और यही तो हमें चाहिए था। अब अगर थोड़ा बहुत ओवर साइज का बना भी रहेगा तो उसे हम लोग मशीनिंग में अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने देखा डियर कि लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज और फेस चेंज श्रिंकेज तीनों मिले। तीनों में अगर सॉलिड श्रिंकेज को अवॉइड करना है तो हम क्या करेंगे, पैटर्न के साइज को बड़ा करेंगे, पैटर्न साइज को हम लोग लार्ज करेंगे। और मतलब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका मतलब कहाँ पे कंट्रोल करते हैं, तो पैटर्न से कंट्रोल करते हैं, सांचे के साइज को बढ़ाकर करते हैं। और अब लिक्विड का श्रिंकेज अगर करना है माय डियर, लिक्विड या फेस चेंज श्रिंकेज को रोकना है, तो हम लोग इस मोल्ड कैविटी के ऊपर एक वर्टिकल पैसेज लगा देते हैं, हॉलो वर्टिकल पैसेज लगा देते हैं, या हॉलो सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर ट्यूब लगा देते हैं, जो यहाँ पे इस तरीके से ऐसी होती है। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, देखो जब ये मोल्टेन मेटल आया इस कैविटी में भरना शुरू करेगा, जब ये कैविटी भर गई और हम और फीडिंग लगातार दे रहे हैं, अब यह इधर की ओर राइज करना शुरू करेगा और इसमें भी फिल कर जाएगा। अब होगा क्या, जब फिल कर गया, अब जब सॉलिडिफाई होने लगा तो जितना ये मटेरियल हमारा श्रिंक करेगा, ये भी लिक्विड स्टेट में है, तो यह लगातार अपने मोल्टेन मेटल को इधर फीड देता रहेगा। तो इस तरह से लिक्विड श्रिंकेज और फेस चेंज श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट का बहुत ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट नेम है माय डियर, राइजर। इसे हम लोग बोलते हैं राइजर। तो राइजर एक वर्टिकल पैसेज होता है जो मोल्ड कैविटी के ऊपर लगाया जाता है, जो सॉलिडिफाई होते समय लिक्विड में श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए मोल्टेन मेटल को एज ए फीडिंग देता रहता है। यह मोल्टेन मेटल को फीडिंग देता है, फीडिंग मतलब भरण देता है, जितना मोल्टेन मेटल श्रिंक होगा उतना देता जाएगा। मान लो राइजर यहाँ तक आके रुक गया और सॉलिडिफाई पूरा मेटल हो गया, तो लास्ट में इतना मटेरियल हम लोग मशीनिंग से कट कर देते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से एक सिंपल सा ये कास्टिंग बन जाएगा। अच्छा, अभी और भी चीज़ें इसमें हमें आपको बतानी है। देखो, अब ये मोल्ड बॉक्स जब तैयार हो जाता है तो दोनों मोल्ड बॉक्स को टाइट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्लैंपिंग का यूज करते हैं, क्लैंपिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट अब आप देखो कि जो हम लोग यहाँ से माय डियर ये मोल्टेन मेटल को लाए थे, अब इस मोल्टेन मेटल को देखो, ये मोल्टेन मेटल को ला रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज होगी। उस इम्प्योरिटीज को पहले बड़ी इम्प्योरिटीज को छानने के लिए यहाँ पे माय डियर हम लोग लगाते हैं एक जाली लगाते हैं। इस जाली को हम लोग कुछ इस तरीके से एक जाली लगाते हैं, और वो जाली होती है माय डियर सिरेमिक की। सिरेमिक उसे बोलते हैं स्ट्रेनर यहाँ पे लगा देते हैं, तो जिससे मोल्टेन मेटल आता है तो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ यहाँ पे रुक जाती हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स यहीं पर रुक जाते हैं। अब बड़े पार्टिकल्स यहाँ पे रुक गए, देन आफ्टर क्या होता है माय डियर, अब बड़े पार्टिकल्स यहाँ पे रुक गए तो देखो जो वर्टिकल लिक्विड यहाँ पे आता है तो ये सैंड है, इस सैंड में टकराएगा तो इसको तोड़ने लगता है। आप यहाँ पे ऐसा देखो, जब ये मान लो ये हमारा क्या हो जाए, ये हो गया आपका मोल्ड कैविटी। अब ये नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, स्ट्रेनर लगा दिए। इस तरीके से
स्ट्रेनर लगा दिए और इसको हमने ऐसे टेपर कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि ये मोल्ड ये किसका बना है, सैंड का बना है, तो ये आएगा ऊपर से तो इसे इरोड करेगा। अब इसे इरोड करेगा तो इस इरोजन को रोकने के लिए यहाँ पे देखो ऐसे इरोड करेगा सैंड को, तो यहाँ पे इसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर, एक सिरेमिक का ही स्प्लाश कोर यूज करते हैं। सिरेमिक स्प्लाश कोर यूज करते हैं। यह स्प्लाश कोर भी ऐसे स्ट्रेनर टाइप का होता है, लेकिन इस स्ट्रेनर में जो गैप है, जो कैविटी है, वो कैविटी हमारी क्या होती है, लार्ज होती है, और यहाँ पे क्या होती है, स्मॉल कैविटी होती है, स्मॉल कैविटी होती है। यह क्या करता है, इस देखो इसको टूटने से रोकने के लिए ये हमारी सैंड को अगर सैंड टूटेगी तो इसका शेप भी खराब करेगी और सैंड इस मेटल के साथ मिक्स होकर इसके अंदर जाएगी और यहाँ पे एक खराब आकृति बनवाएगी, उसमें सॉलिड में मिक्स होकर सैंड खुद बन जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, तो उसे भी अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे डियर, स्प्लाश कोर, इस तरीके से, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्ट्रेनर। अब एक चीज देखो, अच्छा अब यहां से जब मोल्टेन मेटल आगे बढ़ता है तो मोल्टेन मेटल के फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से मोल्टेन मेटल आया, अब आगे जब बढ़ेगा तो यहां पे उसको हम लोग इस तरीके का एक शेप दे देते हैं, ये इस तरीके से ये सॉलिड हो गया। अब ये क्या करता है, फ्लो रेट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल फ्लो रेट। ये किस में देते हैं, ये वर्टिकल स्क्रू है, स्क्रू में नहीं देते हैं माय डियर, स्क्रू में नहीं देते हैं, किस में देते हैं, रनर में देते हैं। अच्छा अब आगे गया तो आगे इसका शेप हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं माय डियर, आगे इसका शेप हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं, इसे भी थोड़ा सा रिमूव कर, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये आगे ऐसा गया, अब इसका शेप हम लोग कुछ इस तरीके से, और फिर अब ये आगे ऐसे बढ़ेगा, इस तरीके से इसको बनाते हैं। इसका नाम होता है माय डियर स्किन बॉम्ब। स्किन बॉम्ब होता क्या है, अब देखो ये जो हमारे पास ये बना देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जेट। ये हमारी होती है जेट या वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, जेट या वेना कॉन्ट्रैक्टा, जो हमारी फ्लो रेट को कंट्रोल करती है। फिर यहाँ से जो हमारा मेटल निकलेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मिक्स हो जाएगा आपस में, फिर आगे जब बढ़ेगा तो देखो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ हमारी स्ट्रेनर से निकाल ली गई थी, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेनर। बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज यहीं पे छान ली गई थी, लेकिन अभी भी माय डियर उस मेटल में कुछ हल्की इम्प्यूरिटीज और कुछ हैवी इम्प्यूरिटीज बनी होती हैं। तो होता क्या है कि जो हैवी इम्प्यूरिटीज होती हैं, जब ये मेटल आगे बढ़ता है तो हैवी इम्प्यूरिटीज ड्यू टू इट्स वेट यहाँ नीचे कलेक्ट होने लगती हैं। हैवी इम्प्यूरिटीज अपने वेट के कारण ऐसे नीचे कलेक्ट होना शुरू होती हैं, और जो लाइट इम्प्यूरिटीज है वह मेटल के ऊपर तैरती रहती हैं। जब तैरती रहती हैं तो वह यहाँ ऊपर आकर कलेक्ट होना शुरू होती हैं, ऊपर कलेक्ट होना शुरू होती हैं, और उसके बाद प्योर मोल्टेन मेटल हमारा आगे बढ़ता है और यहीं पे गेट लगा होता है। ये जो गेट हमारा होता है इस तरीके से, इस गेट से मेटल इसमें इंटर कर जाता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, ये हमारा होता है जेट, और यहाँ पे हम लोग क्या स्किन बॉम्ब लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये कास्टिंग फिर आगे बढ़ती है और प्योर मोल्टेन मेटल इसमें जाकर सॉलिडिफाई होता है, और सॉलिडिफाई होकर हमारी एक ऑब्जेक्ट कास्टिंग बना देती है। तो ये था माय डियर हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन इन कास्टिंग प्रोसेस। इसकी डिफिनेशन की अगर बात करेंगे, अब हम लोग इसके डिफिनेशन पे आते हैं कि कास्टिंग की डिफिनेशन हमारी क्या होती है। देखिए कास्टिंग के डिफिनेशन की बात करेंगे, देखो ये इसका प्रोसेस होता है, ये लैडल होता है, इस लैडल से मोल्टेन मेटल आया, यहाँ देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस तरीके से एक हमने स्प्लाश कोर लगा रखी है, और ये देखो यहाँ पे हमने पोप एंड रैक को फिक्स करने के लिए ये हम लोगों ने क्या लगाया है, एक एलिमेंट लगाया है।
ये बीच वाली लाइन को हम लोग पार्टिंग लाइन बोलते हैं। अच्छा, एक चीज हमसे छूट गई थी, उसे दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं। जब यहाँ सॉलिडिफाई होने लगता है तो इसके अंदर जो गैसेस होती हैं उसे बाहर निकालने के लिए इस तरीके से हम लोग वेंट ट्यूब यूज करते हैं। इसे बोलते हैं वेंट ट्यूब। वेंट ट्यूब का काम क्या होता है कि इस मोल्टेन मेटल में जितनी भी गैसेस सॉलिडिफाई होने के समय मिक्स हो गई थी तो वह इस वेंट ट्यूब से धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। ये हमारी वेंट ट्यूब होती है। अब इसका प्रोसेस देखिए, इस तरीके से ये होता है। ये मोल्ड कैविटी में आता है। देखो, हॉरिजॉन्टल पैसेज को हम लोग रनर बोलते हैं और वर्टिकल पैसेज को स्क्रू बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, मोल्ड कैविटी होता है, और सॉरी ये हमारा होता है, ये तो लैडल होता है और ये होता है पोरिंग बेसिन। तो इस तरीके से पूरी की पूरी कास्टिंग हमारी तैयार हो जाती है। पोप और ड्रैग को जो डिवाइड करने वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है डियर, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन, तो ये हमारा होता है पार्टिंग लाइन। अब आगे देखिए, इसके एक डिफिनेशन की बात करेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं कास्टिंग प्रोसेस के डिफिनेशन के बारे में। तो डिफिनेशन हमारा क्या होता है डियर, कास्टिंग इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस। कास्टिंग एक सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला प्रोसेस है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट हम लोग कास्टिंग से बनाते हैं। देन आफ्टर उसके शेप और साइज को चेंज करना है तो हम मशीनिंग प्रोसेस उस पर यूज करते हैं। तो सबसे मोस्ट वाइडली ओल्डेस्ट प्रोसेस होता है। देन आफ्टर, अब यहाँ पे देखिए, ए मोल्ड कैविटी इज क्रिएटेड आउट ऑफ सैंड और सेम परमानेंट मटेरियल। अब कास्टिंग बनानी है, एक सांचा हमें बनाना होगा, मोल्ड कैविटी बनानी होगी, या उसे हम सैंड की बनाएंगे या एक परमानेंट मोल्ड की बनाएंगे। देन जब मोल्ड कैविटी बन जाएगी तो एंड लिक्विड मेटल पोर्ड इनटू दिस कैविटी, तब हम लोग लिक्विड मेटल को इस कैविटी में पोर कर देंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमारा मटेरियल तैयार हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल इज मेल्टेड हीटेड टू द डिजायर्ड टेम्परेचर इन ए फर्नेस। जो हम लोग मोल्टेन मेटल यहाँ तैयार कर रहे हैं उसे हम एक फर्नेस में डिजायर्ड टेम्परेचर पर हीट करते हैं। देन आफ्टर हम लोग इसे पोर करते हैं एंड पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी, तब हम लोग उसे पोर करते हैं। आगे देखिए, वेयर इट टेक्स द डिजायर्ड शेप आफ्टर द मोल्टेन मेटल सॉलिडिफिकेशन इन द मोल्ड कैविटी, द प्रोडक्ट इज टेकन आउट टू गेट द कास्टिंग। तो हमारा प्रोडक्ट सॉलिडिफाई होने के बाद एक बन जाता है। अच्छा, लास्ट टर्म आपको और बताएं माय डियर, कि जब कोई चीज, मान लो यहाँ पे हैवी प्रोडक्ट सॉलिडिफाई हो रहा है। अब ये जो सॉलिडिफाई होता है तो सॉलिडिफाई होने में जो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सरफेस का डिक्रीज होता है। इंटरनल टेम्परेचर धीरे धीरे सरफेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन सरफेस का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, वह ज़्यादा तेजी से सॉलिडिफाई होता है। अब इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, सॉलिडिफिकेशन की बात करते हैं, तो सॉलिडिफिकेशन के लिए अभी मैंने आपको दो टर्म बताया था। एक टर्म मैंने बताया कोर प्रिंट एंड चैपलेट आर यूज टू सपोर्ट द कोर, लेकिन एक और टर्म आपसे अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए, पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा आपसे डियर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका चिल्स एंड पैडिंग का क्या काम होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ चिल्स एंड पैडिंग। अगर हमसे चिल्स एंड पैडिंग का मतलब पूछ लिया जाए तो ये हमारा होता है चिल्स आर यूज्ड
टू इंक्रीज द सॉलिडिफिकेशन रेट एंड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, टू इंक्रीज द सॉलिडिफिकेशन rate and to provide डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म जरूरी होता है कास्टिंग के लिए, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। अब ये टर्म आपके पास आ गया माय डियर कि डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन क्या होता है कास्टिंग में। ये तो मैंने कास्टिंग का अभी तक इंट्रोडक्शन बताया और एक कास्टिंग की डिफिनेशन बताई, और उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि जब मेटल सॉलिडिफाई होगा तो कैसे सॉलिडिफाई होगा भाई, धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा। अगर मान लो इस मोल्ड कैविटी में ये देखो हीट ट्रांसफर किधर से होगा, सैंड की तरफ से हीट बाहर जाएगी। अगर सैंड की हीट रिलीजिंग या हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी कम होगी तो धीरे धीरे ठंडा होगा, और बेटर हीट कंडक्टिव होगा तो तेजी से ठंडा होगा। लेकिन तेजी से ठंडा होने के साथ अब मान लो कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मेटल लिक्विड स्टेट में है, तो पहले एयर के कांटेक्ट में ये सारी चीजें हैं, तो ये सरफेस पहले ठंडी होगी माय डियर, देन धीरे धीरे ये इधर की ओर बढ़ेगा, ये धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ेगा। अब देखिए तो ये क्या होगा कि अपर सरफेस तेजी से हार्ड होते होते नीचे की सरफेस, अंदर की सरफेस क्या रह जाएगी, सॉफ्ट रह जाएगी, और अपर सरफेस क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से एक ही मटेरियल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज अचीव हो जाएंगी। तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह कुछ ऐसा सॉलिडिफाई हो कि जो प्रॉपर्टीज यहाँ सरफेस पर मटेरियल की हो वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर अंदर भी हो। तो देखो जो सॉलिडिफाई होता है मेटल डियर वह किस तरीके से होता है, वह दो तरीके से होता है। सॉलिडिफिकेशन की बात करेंगे, सॉलिडिफिकेशन, पहला सॉलिडिफिकेशन जो हमारे पास होता है वो हमारा होता है यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन। यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन वह क्या होता है, देखो कोई मेटल हो गया, मान लो इसके अंदर हमने मोल्टेन मेटल को फिल कर दिया, सपोज करिए ये हमारा मोल्टेन मेटल फिल हो। अब मोल्टेन मेटल जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा डियर, तो ये सबसे पहले कैसे होगा, अपनी वॉल्स पे सॉलिडिफाई होना शुरू होगा, वॉल्स पे सॉलिडिफाई होना शुरू होगा, फिर वॉल्स से और आगे बढ़ेगा सॉलिडिफिकेशन, धीरे धीरे यह आगे बढ़ते 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 लास्ट में क्या होगा डियर, लास्ट में यह इस तरीके से यहाँ पे एक स्पेस बच जाएगा, क्योंकि ये सारा इस तरफ सॉलिडिफाई हो रहा है। ये लास्ट में स्पेस बच जाता है जिस गैप को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। ये हमारे लिए गैप भी हार्मफुल है, गैप भी अगर अंदर पोरोसिटी बन गई मटेरियल की स्ट्रेंथ को वीक कर देगा। और साथ में गैप के साथ में क्या होगा कि देखो जब ये इस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो इस पे क्या होगा, इधर की ओर टेम्परेचर जल्दी सॉलिडिफाई हो गया है, तो ये सरफेस हमारी कैसे मिलेगी, हार्ड मिलेगी, और अंदर की सरफेस कैसे मिलेगी, सॉफ्ट एंड डक्टाइल। सॉफ्ट एंड डक्टाइल इसलिए मिलेगा माय डियर क्योंकि अंदर हमारा धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है, अंदर हमारा एनीलिंग सॉलिडिफिकेशन होगा और सरफेस पे हमारा क्विंचिंग कूलिंग मिलेगा या नॉर्मलाइजिंग मिलेगा। तो इस तरीके से एक ही मेटल में दो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो या तीन प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो अब इस हमें क्या करते हैं, इस स्टेप, इसे बोलते हैं स्टेप्ड कूलिंग, स्टेप कूलिंग। अब इस स्टेप कूलिंग को रोकने के लिए माय डियर हम लोग सेकंड क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन यूज करते हैं। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन क्या होता है माय डियर कि यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमने कास्टिंग, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास कास्टिंग था, ये हमारे पास पूरा कास्टिंग था, ये कास्टिंग था।
अब इस कास्टिंग को डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं डियर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब ऑब्जेक्ट लगा दिए, इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखो ये ऑब्जेक्ट आपका कूल होता है, कूल होता है। अब ये कूल होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तो ये देखो हीट का फिनोमिना क्या है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा फ्लो करना। अब ये क्या होगा कि ये जो हीट है इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गई, इस डायरेक्शन में। अब जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगी माय डियर, तो सबसे पहले यहाँ पे हीट क्या होगी, ये सॉलिडिफाई होगा, फिर उसके बाद ये सॉलिडिफाई होगा। ये अब ये लेयर नहीं बनेगी, ये हम आपको बता रहे हैं ये कूल्ड वर्कपीस है, जिस वजह से हीट इधर की तरफ फ्लो कर रही है, तो यह क्या होगा, इधर की तरफ सॉलिडिफाई होगा और लास्ट तक जाकर सॉलिडिफाई होगा। तो ये जो हीट को डायरेक्शन मिला माय डियर, वो डायरेक्शन किस वजह से मिला, इस ऑब्जेक्ट की वजह से मिला। इस ऑब्जेक्ट का नाम होता है चिल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं चिल्स और पैडिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं चिल्स और पैडिंग। और देखो इसने क्या किया, कूलिंग रेट को भी बढ़ाएगा और दूसरा इस हीट की डायरेक्शन को भी प्रोवाइड कराएगा। तो इसी तरीके के सॉलिडिफिकेशन को डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। इसमें क्या है डियर, अब ये हीट ऊपर कूलिंग होते 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 ऊपर चली जाएगी, यहाँ ये इस तरीके के स्पॉट बनने के चांसेस नहीं होंगे और हर जगह पर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी। तो इस तरह से हम ऐसी डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कूलिंग करते हैं। तो आपको यहाँ से बेसिक चीज पता चल गई होगी। चलो अब ये जो हमने कास्टिंग की डिफिनेशन पढ़ी, आगे देखो कास्टिंग की डिफिनेशन में आगे देखिए, इट इज चीप एंड डायरेक्ट वे टू प्रोड्यूसिंग ए शेप, यह सबसे सस्ता प्रोसेस होता है और किसी भी शेप में ऑब्जेक्ट को सीधे एक ही स्टेप में अचीव कर लिया जाता है। सस्ता प्रोसेस होता है और एक ही स्टेप में अचीव कर लिया जाता है विथ डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं उस तरीके की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग अचीव कर लेते हैं। एंड आगे देखो, मेटल्स एंड एलॉय लाइक दैट हाईली क्रीप रेजिस्टेंस एलोंग कैन नॉट बी वर्कड मैकेनिकली, कैन ओनली बी कास्टेड। अब जैसे देखो कोई भी हार्ड मटेरियल हो, ब्रिटिल मटेरियल हो, उसे हम लोग हैमरिंग प्रोसेस से शेप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, कोई वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग से आराम से एक शेप से दूसरे शेप में ढाल लेते हैं। तो ये भी हमारा एक बेटर एडवांटेज कास्टिंग का होता है। कॉमा, कास्टिंग इज बेस्ट सुटेड व्हेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट सेक्शन प्रोडक्ट। अब कास्टिंग हमारी इसलिए भी ज़्यादा सुटेबल होती है कि अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग प्रॉपर्टीज अचीव करना हो तो हम लोग कास्टिंग प्रोसेस को यूज कर लें। तो इस तरीके से ये माय डियर हमारा होता है कास्टिंग। अब देखो, कास्ट एसोसिएटेड इन गिवन डिटेल्ड बाय कास्टिंग प्रोसेस इज मिनिमम वेयर कॉस्ट इन मैकेनिकल वर्किंग वुड बी हाई प्रोड्यूस। मतलब कास्टिंग में हमारी जो है कास्टिंग कॉस्ट होती है वो मिनिमम आती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, कास्टिंग को प्रेफर करते हैं। तो ये कास्टिंग हमारी एक सस्ता प्रोसेस होता है और इसे हम लोग इजीली एडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये था माय डियर हमारा कास्टिंग से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अच्छा, इसमें आप देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड देखो हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में इस कास्टिंग में कितने स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं इसे हम लोग पढ़ेंगे। कास्टिंग में हम लोग सबसे पहला स्टेप पैटर्न बनाएंगे, फिर मोल्ड बनाएंगे सांचा, उसमें कोर मेकिंग यानी कोर को बनाएंगे, फिर कोर को सपोर्ट करने के लिए कोर प्रिंट वगैरह का यूज करेंगे, देन मेल्टिंग मेटल को उसमें पोर करेंगे, देन कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन के लिए हम लोग चिल्स एंड पैडिंग का यूज करेंगे, देन आफ्टर वर्कपीस को निकाल कर उसकी हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और सरफेस फिनिशिंग करेंगे। तो ये सब माय डियर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, कास्टिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट को आपको बेहतर तरीके से समझाया। तो चलिए माय डियर आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।